बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू एचईसी पास पेपर सीरीज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचईसी पास पेपर 2020 वर्बल रीजनिंग। और वर्बल रीजनिंग में मैं आपको बता दूं कि हम पास पेपर में से 17, 18, 19, उसके बाद 23 और 24 ये 5 पेपर जो हैं हम पास पेपर के डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 2020 कर रहे हैं और जिस जिस तरह आते जाएंगे उस तरह मैंने आपसे कहा था आपको मैं डिस्कशन इसकी देता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ कंप्यूटर वर्क्स डैश इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। देखें, जब भी आप किसी चीज के किसी दूसरी चीज पर ऑपरेशनल होने की बात करते हैं ना, कि ये चीज इसके ऊपर चलती है, ये चीज इसके ऊपर काम करती है, तो हम उसके लिए बेटे कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? वर्क ऑन। जैसे देखें, आप कहेंगे ना कि पंखा जो है वो बिजली पर चलता है, तो आप उसके लिए सेंटेंस क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जैसे फर्ज करें आप बोलते हैं कि यार ये जो एसी है ना ये चलता है जी सोलर पे, ठीक है, सोलर पैनल पे चलता है, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? द एयर कंडीशनर वर्क्स ऑन सोलर पैनल। जब भी आप किसी चीज पर काम करने की बात करेंगे, एफिशिएंसी फंक्शन की बात करेंगे, तो देन आप उसके लिए क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे? वर्क ऑन यूज करेंगे। तो अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। लेकिन हमेशा की तरह बात यहां पे खत्म नहीं होती, हमें इससे रिलेटेड सारे प्रेपोजिशन देखने होते हैं। तो वर्क से रिलेटेड जो आपके पास प्रेपोजिशन हैं, जैसे देखिएगा, पहला आपके पास है वर्क ऑन। एक इसकी ट्रांसलेशन तो आपने पढ़ ली कि किसी चीज के ऊपर चलना, ऑपरेट करना। दूसरा याद रखिएगा, टू फोकस एफर्ट टूवर्ड समथिंग, किसी खास चीज पर काम करना, फोकस रह के। जैसे हम सेंटेंस आपके पास, शी इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, वो किस पे काम कर रही है? न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। यहां पे वर्क ऑन का मतलब क्या था कि कंप्यूटर किस पे चलता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे चलता है। यहां पे वर्क ऑन का मतलब क्या था कि फैन इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है और एसी जो है वो सोलर पैनल पे चलता है। यहां पर वर्क ऑन का मतलब चलना नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, बल्कि यहां पे वर्क ऑन का मतलब बेटे क्या है? फोकस करना, ठीक है, किसी एक काम पर फोकस करना। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? वर्क ऑन। उसके बाद है वर्क इन, किसी भी इदारे में, किसी भी फील्ड में, किसी इंस्टीट्यूशन में काम करने को हम क्या बोलते हैं? वर्क इन। ही वर्क्स इन अ बैंक, वो कहां पर काम करती है? बैंक में काम करती है। वर्क एट के दो मीनिंग होते हैं। एक वर्क एट का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक जगह पर काम करना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना बैंक पे काम करना, उसके लिए आप वर्क इन लिखा, आपने खास फील्ड है वो। इसी तरह आप इसके लिए वर्क एट भी यूज कर सकते हैं। आप सेंटेंस क्या बनाएंगे? शी वर्क्स एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी, वो कहां पर काम करती है, किसके लिए काम करती है? सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करती है। और वर्क एट का सेकंड मीनिंग आपके पास क्या है? टू पुट एफर्ट इनटू समथिंग, मतलब कोई चीज सीखने में, कोई चीज हासिल करने में मेहनत खर्च करना, मेहनत लगाना, एफर्ट्स लगाना। जैसे हम कहते हैं यू शुड वर्क एट, तुम्हें काम करना चाहिए, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, किस पे काम करना चाहिए? अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है वर्क विद। वर्क विद का मतलब होता है किसी कंपनी या किसी पर्सन के साथ काम करना। वर्क फॉर का मतलब होता है किसी बंदे के अंडर रहते हुए या किसी कंपनी के लिए काम करना। वर्क इन टू का मतलब हमारे पास क्या होता है कि किसी चीज को टू इंक्लूड समथिंग ग्रेजुअली। जैसे आपके पास सेंटेंस है, द राइटर वर्कड ह्यूमर इनटू द स्टोरी, वो क्या करता है? वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी स्टोरी में क्या चीज इंक्लूड करता है? ह्यूमर इंक्लूड करता है। मतलब समटाइम्स होता है ना, कुछ बंदे बात करना शुरू करते हैं बड़ी संजीदगी से, लेकिन उस संजीदगी के साथ साथ फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस बात को क्या बनाते हैं? फनी बनाते हैं, ह्यूमरस बनाते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टू इंक्लूड समथिंग ग्रेजुअली। उसके बाद है वर्क थ्रू। वर्क थ्रू का मतलब हमारे पास क्या होता है कि कंप्लीट प्रोसेस में से गुजरना, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को क्या करना? कंप्लीट करना। वी नीड टू वर्क थ्रू दिस प्रॉब्लम टुगेदर, हमें स्टेप बाय स्टेप इकट्ठे इस मुसीबत का क्या करना चाहिए? इस मुसीबत को हल करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। वर्कआउट आप जानती हैं, वर्कआउट का मतलब आपके पास क्या होता है? या तो एक्सरसाइज करना होता है या सॉल्व करना होता है, ठीक है, किसी चीज को। जैसे हम बोलते हैं दे वर्कड आउट अ सॉल्यूशन क्विकली, उन्होंने जल्द ही इसका क्या निकाल लिया? एक हल निकाल लिया। उसके बाद है वर्क अगेंस्ट। वर्क अगेंस्ट का मतलब क्या है? मुखालफत, डिफिकल्टी पैदा करना। लैक ऑफ स्लीप इज वर्किंग अगेंस्ट योर हेल्थ, जो नींद की कमी है वो क्या कर रही है?
वो तुम्हारी सेहत को क्या कर रही है, खराब कर रही है, सेहत को खराब करने का बाइस बन रही है। अब ये जितने वर्क के साथ फ्रेजल वर्ब्स है ना बेटे, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। पेपर में जो आपको आया हुआ है वो आपको क्या आया हुआ है, वर्क ऑन। वर्क ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर ऑपरेशनल होना। जैसे कंप्यूटर किस पर ऑपरेशनल होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल पे। फैन किस चीज पर हमने कहा ऑपरेशनल होता है, इलेक्ट्रिसिटी पे। और एसी किस पे ऑपरेशनल होता है, किस पे काम करता है, सोलर पैनल पे। इसी तरह यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, ऑन। और आपने वर्क के सारे प्रेपोजिशन, सारे फ्रेजल वर्ब्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, अ डैश इज अ वर्ड विच इज यूज टू शो एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि यह फंक्शनल ग्रामर का क्वेश्चन है। फंक्शनल ग्रामर का मतलब क्या है, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, काइंड्स की बात करते हैं, हम फंक्शनल ग्रामर की बात करते हैं, उनकी डेफिनेशन की बात करते हैं, एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर पूछा गया है कि कोई ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को शो करता है या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, तो ये दो चीजें कौन शो करता है, ये तो हमें पता ही है क्यों शो करता है जी, वर्ब हम बोलते हैं, क्योंकि वर्ब क्या करता है, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। अगर मैं एक एक लाइन में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन कर दूं, देखिए वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन हमने इतने पास पेपर्स को डिस्कस किया है, एचईसी के स्कॉलरशिप टेस्ट के किसी भी पास पेपर के वर्बल रीजनिंग के एक पोर्शन में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया हुआ फंक्शनल इंग्लिश का। ये एक इकलौता क्वेश्चन है जो अभी तक के पास पेपर्स में हमें फंक्शनल इंग्लिश का देखने को मिला। तो हम एक एक लाइन में हर चीज को क्या करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। याद रखिएगा, किसी भी चीज के नाम को, कोई भी ऐसा वर्ड जो नेमिंग वर्ड होता है, जो किसी चीज का नाम बताता है, जो किसी चीज का नाम डिस्क्राइब करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। किसी भी चीज के नाम को क्या बोलते हैं, हम नाउन बोलते हैं। और उस नाउन की जगह पर जो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, उस नाउन की जगह पर क्या किए जाते हैं, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। क्या करने के लिए, रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। मतलब आप अकरम की बात कर रहे हैं तो आप बार बार अकरम की बात तो नहीं करेंगे, आप अकरम के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ही का वर्ड यूज करेंगे, अंजलिना के लिए शी का वर्ड यूज करेंगे। तो ये जो रेपिटेशन होती है ना, इस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, खत्म करने के लिए हम नाम की जगह पर क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स यूज करते हैं। और उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं। और वो वर्ड्स जो मॉडिफाई करता है, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड जो मॉडिफाई करता है, और किसको मॉडिफाई करता है, टू मॉडिफाई, इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई, या द वर्ड्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, जो नाउन और प्रोनाउन को अच्छा बुरा बताएगा, कम ज्यादा बताएगा, कैसा है बताएगा, कौन सा है बताएगा, हम उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। याद रखिएगा, नाउन होता है किसी चीज का नाम, उस नाम के लिए जो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। और नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ब है, और वर्ब याद रखिएगा, हम उस वर्ड को बोलेंगे जो किस चीज को नॉमिनेट, डिस्क्राइब कर रहा होगा, एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग को। एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग को बेटे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और जो वर्ड मॉडिफाई कर रहा हो तीन चीजों को, किस किस को मॉडिफाई कर रहा हो, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हो। देखिए अगर मैं इनकी एग्जांपल्स पे जाऊंगा ना तो ये बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक जो हमारे पास आप बोले वन शॉट जो लेक्चर है वो मैं आपको दे दूं, किसका, फंक्शनल ग्रामर का, जिसमें जैसे नाउन है और नाउन की काइंड्स हैं वो बता दूं, प्रोनाउन है प्रोनाउन की काइंड्स बता दूं, एडजेक्टिव है एडजेक्टिव की काइंड्स बता दूं, वर्ब है वर्ब की काइंड्स बता दूं। उसमें हम एप्लीकेशन की बात नहीं करेंगे, उसमें हम एमसीक्यूज इस तरह नहीं सोल्व करेंगे कि यहां पे कौन सी फॉर्म आनी चाहिए कौन सी फॉर्म नहीं आनी चाहिए। वहां पर हम ये बात करेंगे कि इस वर्ब को क्या बोलते हैं, इस एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, नाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं। इसी तरह आपको कुछ प्रेपोजिशंस का बता दूं, कंजंक्शंस की काइंड्स का बता दूं, और इंटरजेक्शंस के बारे में बता दूं। मतलब एक लेक्चर होगा ऑलमोस्ट 1.5 आवर का, और से आधे 1.5 घंटे के लेक्चर में आपने क्या करना है, आप इंशाल्लाह ताला ये फंक्शनल इंग्लिश आपके एचईसी से रिलेटेड जितने आपके लेवल तक होगा उतनी आपको आ जाएगी। उसके बाद चलेंगे प्रेपोजिशन को। प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो रिलेशंस को एक्सप्रेस करते हैं, और किसके रिलेशंस को,
जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बनाते हैं दूसरे वर्ड्स के साथ। जो दूसरे वर्ड्स के साथ नाउन प्रोनाउन का रिलेशन बनाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन बोलते हैं। उसके बाद कंजंक्शन है। जब भी आपने सेंटेंस में कोई भी दो वर्ड्स को कंबाइन करना हो, दो फ्रेजेस को कंबाइन करना हो, दो क्लॉजेस को कंबाइन करना हो, या दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना हो, तो आप उसके लिए बेटे क्या यूज करते हैं? कंजंक्शंस यूज करते हैं। यानी कि टेक्निकली कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं विच आर यूज्ड टू कंबाइन, जो चीजों को क्या करने के लिए यूज किए जाते हैं? कंबाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद इंटरजेक्शंस हैं। इंटरजेक्शंस आपके पास वो वर्ड्स हैं जो सडन इमोशंस, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप पढ़कर आते हैं जी, अलास हम बोलते हैं किसके लिए? अफसुर्दा खबर के लिए, गमना खबर के लिए, अफसोसना खबर के लिए। हुर्रा हम बोलते हैं किसके लिए बेटे? हुर्रा हम बोलते हैं खुशी के लिए। और वाव हम बोलते हैं किसके लिए? हैरानगी के लिए, अमेजमेंट के लिए। तो एक्चुअल में ये साउंड्स हैं या ये वर्ड्स हैं, कुछ ग्रामेरियन इनको साउंड्स बोलते हैं, कुछ ग्रामेरियन इनको वर्ड्स कंसीडर करते हैं। जो भी सडन फीलिंग्स को, सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन बोलेंगे। तो नाउन बोलते हैं किसी भी चीज के नाम को, नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। उसके बाद एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग को क्या बोलते हैं? वर्ब। और उसके बाद वर्ब को मॉडिफाई करना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना और एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले को क्या बोलते हैं? हम एडवर्ब। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है? कि ये नाउन प्रोनाउन का रिलेशन बनाता है दूसरे वर्ड्स के साथ। कंजंक्शन का काम क्या होता है? ये कंबाइन करता है। और कंबाइन किसको करता है? ये वर्ड्स को कंबाइन करेगा, फ्रेजेस को कंबाइन करेगा, क्लॉजेस को कंबाइन करेगा, या सेंटेंसेस को कंबाइन करेगा। इंग्लिश में कंबाइन करने के लिए जो भी चीज यूज की जाएगी ना, हम उसको क्या बोलेंगे? कंजंक्शंस बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास है इंटरजेक्शंस। और इंटरजेक्शंस में वो वर्ड्स हैं जो सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम अफसोस के लिए अलास बोलते हैं, खुशी के लिए हुर्रा बोलते हैं, हैरानगी के लिए वाव बोलते हैं। तो ये वन लाइन डेफिनेशन आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की। यहां पर हमसे जो पूछा गया वो पूछा गया है कि एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? तो आपने याद रखना है, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? चार्ली। अच्छा, वैसे मैं आपको टेक्निकल एक और बात बताऊं मजे की। अगर मुझे नहीं पता यहां पर ए है या एक्चुअल पेपर में आपके पास ए या एन होना चाहिए। ए और एन मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, अगर पेपर में यहां पर सिर्फ ए था ना, तो आप अगर बाकी सेंटेंस ना भी पढ़ते ना, आपका क्वेश्चन सिर्फ ए से ही करेक्ट हो जाता। वो कैसे भला? देखें, अगर एडवर्ब से पहले आना होता तो क्या होना होता? एन। आर्टिकल से पहले आना होता तो क्या आता? एन। एडजेक्टिव से पहले आता तो क्या आता? एन। अब अगर ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वावल साउंड वाले वर्ड्स नहीं आ सकते, कॉन्सोनेंट वाला आएगा, और कॉन्सोनेंट वाला एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है, दैट इज वर्ब। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पेपर में ये सिर्फ ए नहीं होगा बल्कि ए और एन दोनों होंगे, ताकि बच्चा सिर्फ पहले वर्ड को देखकर ही अपना करेक्ट ऑप्शन ठीक ना कर ले। तो ये हमारे पास वन लाइनर डेफिनेशंस हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, इनको ज़हन में रखना है, भुलाना नहीं है, पक्का याद कर लेना, रट्टा मार लेना है। उसके बाद बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन आपके पास, मैं समझता हूं अभी तक जितने भी पास पेपर्स हमने डिस्कस किए हैं ना, उनमें सबसे मजे का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ये वाला मुझे आया, मुझे लगा, और मुझे यही वाला पेपर में आने वाला क्वेश्चन यही लगा, और यही इसी तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। अब जैसे देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले आपके पास होते हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स आप जानते हैं, लिंकिंग वर्ब्स क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं, लिंक करते हैं किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ। किसके साथ करते हैं? एडजेक्टिव के साथ। यानी कि टेक्निकली इन वर्ड्स के बाद आपके पास क्या आना चाहिए? डायरेक्टली एडजेक्टिव आना चाहिए। जैसे यहां पर आप देखेंगे, शी लुक्स टायर्ड, एडजेक्टिव आ गया। द फूड स्मेल्स डिलीशियस, एडजेक्टिव आ गया। ही सीम्स हैप्पी, एडजेक्टिव आ गया। दे बिकेम एंग्री, क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। ये वो लिंकिंग वर्ब हैं, ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? एडजेक्टिव लिख सकते हैं। वन बाय वन करके
तीन तरह के वर्ब्स आपने पढ़ लेने हैं, तीन तरह के वर्ब्स आपने समझ लेने हैं, सीख लेने हैं, रट्टा मार लेना, याद कर लेने हैं। नंबर वन क्या है, ये वो वर्ब्स हैं जिनको हम लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं, जिनके बाद डायरेक्टली एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास नॉन लिंकिंग वर्ब्स हैं, जिनके बाद आप डायरेक्टली एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे, बल्कि आपने इनके बाद टू बी लिखना है, और टू बी के बाद या तो आप एडजेक्टिव लिखेंगे या नाउन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव लिखेंगे या नाउन लिखेंगे। ये वर्ड कौन कौन से हैं? प्रिटेंड है, क्लेम है, डिसाइड है, ट्राई, प्लान, एक्सपेक्ट, वांट, होप, चूज, एग्री, अग्री, रिफ्यूज और प्रॉमिस। जैसे अभी आप देख रहे होंगे यहां पे लिखा हुआ है प्रिटेंड्स, तो प्रिटेंड्स के बाद क्या लिखा हुआ है? टू बी सिक। इसी तरह डिसाइडेड, डिसाइडेड के बाद क्या लिखा हुआ है? टू बी काम। इसी तरह प्लान, और प्लान के बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है? टू बी केयरफुल। ये जितने वर्ड्स हैं ना आपके पास, इनके बाद आपने डायरेक्ट एडजेक्टिव नहीं लिखना, बल्कि आपने टू बी लिखना है, और टू बी के बाद आपने क्या लिखना है? एडजेक्टिव, या आपने टू बी के बाद बेटे क्या लिखना है? नाउन लिखना है। फिर तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिएगा, वो हमारे पास कुछ यूं है, और हमेशा की तरह हम जब भी टेम्पो में होते हैं तो ये हमारा लैपटॉप जो ये हमें इसने एक दफा तंग जरूर करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या देखें, हमारे पास है तीसरी तरह के वर्ब। तीसरी तरह के एक्चुअल में वर्ड्स नहीं है, वो इन्हीं में से निकाले हुए हैं। जैसे देखें नंबर वन पे वो वर्ड्स हैं जिनके बाद आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे? टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्या लिखेंगे? टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये दो वर्ब्स हैं, और ये हैं लिंकिंग वर्ब्स में से। लिंकिंग वर्ब्स में से दो वर्ब्स इस तरह के हैं जिसके बाद आप टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिख सकते हैं। बाकी सब के साथ आपने सिर्फ एडजेक्टिव लिखना, आप कभी भी किसी सूरत टू बी प्लस आईएनजी नहीं लिखेंगे। वैसे तो इन सब के साथ हमने क्या लिखना होता है? एडजेक्टिव लिखना होता है, लेकिन इन दो के साथ सीम और अपीयर के बाद आप टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी के साथ टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म नहीं लिख सकते। उसके बाद नॉन लिंकिंग वर्ब्स में से आपके पास दो वर्ब्स हैं, एक प्रिटेंड है और एक क्या है? क्लेम। इसके बाद भी आप टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब नेचुरल है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखिएगा डिसाइड, ट्राई और प्लान, इनके बाद जब आप टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो ये चल तो जाता है, लेकिन रेकोमेंडेड नहीं है। रेकोमेंडेड सिर्फ चार वर्ड्स के साथ है, सीम के साथ, अपीयर के साथ, प्रिटेंड के साथ और क्लेम के साथ। तो बेसिकली आपने क्या करना है? तीन ग्रुप्स अपने ध्यान में आपने बना लेने हैं। नंबर वन ग्रुप ये लिंकिंग वर्ब्स हैं जिनके फौरन बाद क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। उसके बाद नॉन लिंकिंग वर्ब्स है जिनके फौरन बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकता, बल्कि क्या आएगा? टू बी प्लस एडजेक्टिव आएगा या टू बी प्लस नाउन आएगा। और नंबर थ्री हमारे पास वो वर्ड्स हैं जिनके बाद नेचुरल वे से हम कंटीन्यूअस एक्शन बताने के लिए क्या यूज करते हैं? टू बी प्लस आईएनजी यूज करते हैं, टू बी प्लस आईएनजी यूज करते हैं। और डिसाइड, ट्राई और प्लान, ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिसके साथ आता भी है, नहीं भी आता, लेकिन हम ना आने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये नेचुरल नहीं लगता, लेकिन आता जरूर है इनके साथ, टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब जरा सेंटेंसेस को देख लीजिएगा। सीम्स, सीम्स के बाद क्या लिखा हुआ है बेटे? टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब यहां पर जैसे लिखा हुआ ना, फील, साउंड, स्मेल, टेस्ट, बिकम, इन वर्ड्स के बाद आप कभी भी टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म नहीं लिख सकते। इनके बाद आपने सिर्फ एडजेक्टिव लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है शी अपीयर्स, अपीयर्स आपके पास आ गया, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म। इसके बाद आपके पास प्रिटेंड है, और प्रिटेंड के बाद क्या लिखा हुआ है? टू बी स्लीपिंग। उसके बाद क्लेम है आपके पास, और क्लेम के बाद क्या लिखा हुआ है? टू बी वर्किंग। इसके बाद ट्राइड है आपके पास, ट्राइड के बाद आप देख रहे होंगे टू बी स्माइलिंग लिखा हुआ है। प्लान के बाद टू बी स्टडिंग लिखा हुआ है। ये गलत कंसिडर नहीं होंगे, लेकिन प्रेफर नहीं किए जाते, ठीक है। अगर सेंटेंस में लिखे हुए तो आप इनको गलती कंसिडर नहीं करेंगे, याद रखिएगा। डिसाइड के साथ और ट्राई के साथ आप इनके साथ टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते। अब जरा सेंटेंस पर वापस आइएगा। सेंटेंस हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सीम। और सीम अभी हमने एक बात की कि सीम हो, अपीयर हो, प्रिटेंड हो, क्लेम हो, कंटीन्यूअस सेक्शन अगर आपने शो करना है तो कंटीन्यूअस सेक्शन को शो करने के लिए आप सीम के बाद क्या लिखेंगे? टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो आपके पास बेटे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टू बी मेकिंग। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा? बीटा चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास, डैश माई वर्ड, आई एम टेलिंग यू नथिंग डैश द ट्रूथ। अब देखिए पहली बात तो याद रखिएगा
ऐसे एक्सप्रेशन में डैश माय वर्ड्स आपने हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, अपॉन यूज करना है, और वो एक में ही दिया हुआ है, डेट इज बीटा। बाय माय वर्ड्स नहीं होगा, ऑन माय वर्ड्स नहीं होगा, बाय माय वर्ड्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अपॉन माय वर्ड्स। बनी बनाई फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, याद रखिएगा। इस सूरत में आपने ऑन माय वर्ड्स नहीं याद करना, आपने नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या लिखना है, बाय माय वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद कहता है मुझे अपने अल्फाज की कसम, मुझे कसम मैं हलफ देता हूं, मतलब इसके डिफरेंट ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू नथिंग। अब एक बात पल्ले बांध लीजिएगा, मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद हो, कि आइदर के साथ जब आप पेयर बनाते हैं तो किसका बनाते हैं, और का। नाइदर के साथ जब आप पेयर बनाते हैं तो बेटे किसका बनाते हैं, नोर का। आप नॉट ओनली के साथ पेयर बनाते हैं किसका, बट आल्सो का। लेकिन ये बात नॉट ओनली बट आल्सो पर खत्म नहीं होती, इसी के 2 3 4 वेरिएंट्स और होते हैं। जैसे नॉट ओनली बट आल्सो की जगह पर आपके पास सेंटेंस में हो सकता है नॉट बट। नॉट ओनली बट आल्सो की जगह पर आपके पास हो सकता है नथिंग बट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और नंबर 3 आपके पास नॉट नथिंग, नॉट ओनली बट आल्सो की जगह पर क्या हो सकता है, नो बट। यानी कि जहां पर नॉट ओनली आएगा वहां पे तो बट आल्सो आना ही है, जहां पर नॉट आएगा वहां पे बट आएगा, जहां पे नथिंग आएगा उसके साथ बट आएगा, नो आएगा तो उसके पेयर में क्या आएगा, बट आएगा। जैसे यहां पर आपके पास नथिंग के बाद आपके पास सेंटेंस में क्या आना चाहिए, सेंटेंस में बट आना चाहिए, नथिंग बट द ट्रूथ, सच के अलावा कुछ नहीं बता रहा। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास चलेगा बीटा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, आई कांट टॉक टू यू नाउ, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, आई विल टॉक टू यू। सेंटेंस में एक क्लॉज आपके पास किस में आ गई, फ्यूचर में। जब एक क्लॉज फ्यूचर में आएगी तो आपने याद रखना है दूसरी क्लॉज को आपने कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखना है, आपने दूसरी क्लॉज को हमेशा किस में लिखना है बेटे, प्रेजेंट में लिखना है। तो आपका सेंटेंस कैसे चलेगा, आपका सेंटेंस चलेगा आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं बाद में आपसे बात करूंगा, व्हेन आई डैश मोर टाइम। तो आई विल हैव मोर टाइम या आई एम गोइंग टू हैव मोर टाइम नहीं होगा। याद रखिएगा ये जो आई एम गोइंग या इज गोइंग या आर गोइंग या वर गोइंग होता है ना, ये सारे का सारा आपके पास गोइंग, उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये जो होता है ना आपके पास, ये आपके पास क्या होता है, फ्यूचर टेंस ही होता है। जैसे मैं बोलता हूं मैं मोबाइल बेचने वाला हूं, तो मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगा, आई एम गोइंग टू सेल माई मोबाइल, आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू मोबाइल। जब भी आप बोलते हैं ना कि फ्यूचर में मैं ऐसा करने वाला हूं, तो आप उसके लिए बोलते हैं एम गोइंग, इज गोइंग या आर गोइंग। तो यहां पर हमने फ्यूचर एक और नहीं लिखना, ये फ्यूचर का कीवर्ड आपके पास, फ्यूचर के बाद हमें सिंपल प्रेजेंट लिखना है, और आई हैड तो पास्ट में चला जाएगा, जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर में उसके साथ अग्री नहीं करता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा आई हैव। अगर एक क्लॉज फ्यूचर होगी तो दूसरी क्लॉज किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट में। एक ही सेंटेंस की दोनों क्लॉजेस को हम फ्यूचर में नहीं लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास, शी इज डैश विद हर डॉल। इससे आसान क्वेश्चन हिस्ट्री में नहीं दिया जा सकता, ना सिर्फ एचईसी की बल्कि किसी भी पेपर की। इज आ गया तो हमें समझ आना चाहिए कि इज के साथ 2 सिचुएशंस ही बनती हैं, या तो थर्ड फॉर्म यूज होगी अगर पैसिव सेंटेंस होगा, आईएनजी फॉर्म यूज होगी अगर एक्टिव होगा। अब शी इज डैश विद हर डॉल, वो अपनी डॉल के साथ खेल रही है, इसका मतलब शी हमारे पास क्या है, डूअर ऑफ एक्शन है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस एक्टिव है। तो हम शी इज प्ले नहीं लिखेंगे, शी इज प्लेज नहीं लिखेंगे, प्लेड नहीं लिखेंगे, बल्कि इज एम आर के साथ ये जितने भी आपके पास कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, प्रेजेंट के क्या होते हैं, इज एम आर, पास्ट के आपके पास बेटे क्या होते हैं, वाज वर, और फ्यूचर के आपके पास बेटे क्या होते हैं, विल बी और शैल बी। और इन तीनों सूरतों में आपने कंटीन्यूअस की सूरत में इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, आईएनजी लिखनी होती है। तो यहां पर आपके पास बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, प्लेइंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखें ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास 2020 का, ये कंपैरेटिवली बाकी पेपर से इंतहाई आसान है, नंबर 1। नंबर 2 शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब यह है कि इसमें 16 एमसीक्यूज थे सिर्फ, और वोकैब और एनालॉजी तो इस तरह की आसान इसमें दी गई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे यहां पर देखिएगा ट्री और लीव, लीव इज अ पार्ट ऑफ ट्री, ऐसे बनेगी ना एनालॉजी हमारे पास। ब्रीफ सेंटेंस कैसे बनेगा कि हम जिन 2 चीजों की बात कर रहे हैं उनमें से एक चीज पार्ट है किसका, दूसरी चीज का, ठीक है। यानी कि लीफ पार्ट है किसका, ट्री का। इसी तरह गार्डन पार्ट नहीं है ग्रास का,
माउंटेन पार्ट नहीं है हाइक्स का या शुगर केन। अच्छा ये दिया नहीं हुआ था क्योंकि आपको पता है पेपर हमें पक्के मिलते नहीं है। ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ पेपर मुझे कहाँ से मिला, कैसे मिला, और देने वाले बच्चे ने, देने वाली बेटी ने कितनी मेहनत की है इस पेपर के ऊपर, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। वैसे तो यहां पर जिस तरह लीफ इज अ पार्ट ऑफ ट्री, इसी तरह पेटल इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर। फूल की पत्तियां होती है ना, तो दरख्त के पत्ते होते हैं और फूल की पत्तियां होती हैं। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? अल्फा। मैंने अभी आपको क्या कहा, ये बहुत आसान पेपर था सिनोनिम्स, इंटोनिम्स और एनालॉजी के हवाले से। चाइल्ड किस ग्रुप का हिस्सा होता है? फैमिली का। इसी तरह स्टूडेंट किस ग्रुप का हिस्सा होता है? क्लास का। या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं फैमिली कलेक्टिव नाउन है चाइल्ड के लिए, क्लास कलेक्टिव नाउन है स्टूडेंट के लिए। नियर फार एक दूसरे का ऑपोजिट है, वो यहां पर फिट नहीं होता। क्लियर ट्रांसपेरेंट एक दूसरे का सिनोनिम है, ये भी यहां पर फिट नहीं होता। और समर हॉट भी एक दूसरे का क्या है? एंटोनिम है, ये भी यहां पर बेटे हमारे पास फिट नहीं होता है। तो हमारे पास यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा, हमारे पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन चलेगा बेटे स्टूडेंट और क्लास। जिस तरह चाइल्ड फैमिली है, इसी तरह किसका रिलेशन है? स्टूडेंट और क्लास का रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास एमसीक्यूज 9, और एमसीक्यू 9 में हमारे पास क्या है? प्लेटफॉर्म ट्रेन। ट्रेन कहां पर रुकती है या ट्रेन को कहां पर रोका जाता है? प्लेटफॉर्म पर। इसी तरह ये वर्ड याद रखिएगा क्वे। क्वे का मतलब हमारे पास होता है डॉक। डॉक का मतलब हमारे पास क्या होता है? जिस जगह पर कश्तियों को रोका जाता है, पार्क किया जाता है, रोका जाता है, स्टैंड पे लगाया जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वे। तो जिस तरह ट्रेन प्लेटफॉर्म के लिए होती है, इसी तरह शिप को रोकने के लिए क्या यूज होता है? क्वे। जिस तरह ट्रेन खड़ी की जाती है किसके ऊपर? प्लेटफॉर्म पर, स्टैंड पे लगाई जाती है, रोकी जाती है, स्टॉप की जाती है, इसी तरह शिप भी किस में लगाई जाती है? क्वे पे, यानी कि डॉक पे, यानी कि बंदरगाह पे। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं अभी आपको बता रहा था ये 2020 का पेपर मेरी एक बड़ी ही अच्छी बेटी है महरीन, ये महरीन की तरफ से मुझे रिसीव हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बेटी के लिए कि इस बेटी ने क्या किया कि पूरे का पूरा पेपर, चूंकि आपको पता है पूरा पेपर कहीं पे मिलता नहीं है, ब्लर मिलता है, तो इस बच्ची ने अपने तौर पर क्या मेहनत की है, कैसी डेडिकेशन के साथ, कि उसने सारे पेपर को हैंड रिटन लिख कर मुझे सेंड किया है। जितना वो पढ़ सकती थी, जितना वो समझ सकती थी, 2-4 चीजें ऐसी थी जो उसको समझ नहीं है, वो मैंने करेक्ट कर ली। तो बेटे बहुत शुक्रिया आपका। ये जितने भी बच्चे इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला इसका रिवार्ड, इसका रिटर्न ये जरूर अल्लाह ताला को अल्लाह ताला की तरफ से आपको किसी ना किसी तरह से मिलेगा। मैं हमेशा से आप बच्चों को यही प्रीच करता हूं, तबलीग करता हूं, समझाता हूं, बताता हूं कि बेटे याद रखिएगा जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करता है। तो जब भी आप किसी के लिए आसानी पैदा करें ना, तो उस बंदे से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। अब देखें ना, मैं भी आपके लिए टेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मुझे आप लोगों से जरा सी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि जिस दिन आप लोगों का ये सीरीज खत्म हो जानी है, आपने कभी दोबारा जिंदगी में याद भी नहीं करना कि सारा अजीम नाम का भी कोई बंदा था, उसने हमें कुछ पढ़ाया था, उसने हमारे लिए कभी मेहनत की थी। अगर मैं ये कर रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिले का जो एक्सपेक्टेशन है, जो मुझे थोड़ी तवक्को है, वो मुझे किसकी तरफ से? अल्लाह ताला की तरफ से, कि अगर मैं आप लोगों की आपके काम में आसानी पैदा कर रहा हूं ना, तो मेरे काम में अल्लाह ताला आसानी पैदा कर रहा है। बहरहाल वेरी थैंकफुल टू यू बेटे महरीन बेटे, आपने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, सारे लोग जो है वो आपका लाजमी तौर पर उनको आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जी। 10 क्वेश्चन वीक है, और मैंने आपको जैसे कहा था ये 2020 का पेपर वोकैब और एनालॉजी के हवाले से इंतहाई आसान पेपर था। जैसे देखें वीक है, तो वीक का एंटोनिम आपके पास क्या होने वाला है? स्ट्रॉन्ग। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बात करने की कोई जरूरत नहीं, किसी वर्ड का कोई मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आपके पास सेफ है, और सेफ का एंटोनिम आपके पास बेटे क्या आएगा? सेफ का एंटोनिम आपके पास क्या आएगा? डेंजरस। ठीक है, अब सेफ का डेंजरस होता है। अब ये बात भी बताने की, समझाने की, कुछ लिखकर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेफ का एंटोनिम आपके पास क्या होगा? डेंजरस। और इसी तरह आपके पास पुश का एंटोनिम आपके पास क्या होगा? पुल। पुश का मतलब धक्का देना होता है, पुल का मतलब खींचना होता है, दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है। इतनी आसान वोकैब अभी तक हमने जितने पेपर डिस्कस किए हैं, पास पेपर, किसी भी पेपर में इतनी आसान वोकैब नहीं दी गई जितनी 2020 में दी गई। उसके बाद आपके पास है एंटोनिम में अर्ली, और अर्ली का एंटोनिम आप जानते हैं क्या होता है? लेट होता है। कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, रिक्वायर नहीं है। इसी के बाद आपके पास 3 क्वेश्चन जो है वो सिनोनिम्स के हैं,
स्लोली याद रखिएगा, स्लोली का मतलब होता है आहिस्ता, और ग्रेजुअली का मतलब भी क्या होता है, कंटिन्यूअसली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारे पास सिनोनिम क्या चलेगा, स्लोली। क्विकली का मतलब होता है तेजी से, स्विफ्टली का मतलब भी होता है तेजी से, लाउडली का मतलब होता है बहुत ऊंची आवाज में। तो स्लोली का सिनोनिम हमारे पास बेटे क्या बनेगा, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है मुसलसल मगर आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे जी हम एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब हाइड नहीं होता, एक्सप्रेस का मतलब होता है अपनी, मतलब इजहार करना, जिसको उर्दू में आप बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस हम किसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन से है ना, इजहार करना, ठीक है। सीक्रेट का मतलब तो छुपाना होता है, राज होता है। व्यू का मतलब होता है देखना, जिसको आप बोलेंगे। तो डिस्क्राइब सिनोनिम होगा किसका हमारे पास, एक्सप्रेस का। एक्सप्रेस का मतलब इजहार करना, डिस्क्राइब का मतलब भी इजहार करना या बयान करना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्ट का सिनोनिम हमारे पास रिपेयर नहीं होता। रिपेयर का मतलब मुरम्मत करना होता है, डैमेज का मतलब नुकसान ज़्यादा होता है, डिस्ट्रॉयड का मतलब तबाहशुदा होता है। तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट का सिनोनिम चलेगा वो बेटे हमारे पास क्या चलेगा, बिल्ड। और जैसे मैंने भी आपको बताया 2020 का पेपर वोकैब के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से इंतहाई आसान पेपर था। ग्रामर में कुछ टेक्निकल क्वेश्चन थे हमारे पास। बहरहाल ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आप इसको, इस पेपर को इजी भी नहीं बोलेंगे, आप इसको इजीएस्ट पेपर बोल सकते हैं। मतलब द इजीएस्ट पेपर, अभी तक के जितने पास पेपर हुए हैं उन सब पेपर में से सबसे आसान पेपर हमारे पास कौन सा है, 2020 का। ये था बेटे आपके पास एचईसी स्कॉलरशिप का वर्बल रीजनिंग 2020। आई होप सो, आई बिलीव सो कि आपको सीखने के लिए काफी सारा कुछ नया मिला होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें, और याद रखिएगा नहीं, रखा करें, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।